हाँ जी। तो उत्साह, पहली बात तो ये कि बेटा ये जो कविता है उत्साह, ये वीर रस से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? वीर रस से। वीर रस क्या होता है बेटा? वीर रस होता है कि जिन कविताओं को पढ़कर आपके मन में उत्साह आ जाए, उमंग आ जाए, जोश आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, ठीक है, मन में बदलाव आ जाए, ऐसी कविताएं आपके मनोबल को बढ़ाती हैं, आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। ऐसी कविताओं को वीर रस कहते हैं। ठीक है। जैसे आप 1857 की क्रांति में आपने सुना होगा कि झांसी की रानी वाली कविता जब सुनते हो, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, तो आपके मन के अंदर भी क्या आता है कि हम भी उसी तरह से क्या करें, मर्दानगी से लड़ते हुए अपने देश को आजाद करा सकते हैं, अपने देश की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये कविता भी क्या है, उत्साह कविता जो है वो वीर रस से परिपूर्ण कविता है। इसमें जो रस है वो कौन सा है? वीर रस है। ठीक है। किसको संबोधित करके लिखी गई है? बादलों को संबोधित करके लिखी गई है कि बादल, हे बादल। चलिए पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हे बादल गरजो। कवि कहता है बादलों से कि हे बादल तुम गरजो, बरसो मत अभी, ठीक है, क्या करो, गड़गड़ाहट मचा दो। यानी गड़गड़ाहट जब बादलों की सुनाई देती है आसमान में, तब हमारे अंदर एक अलग ही बदलाव आता है। जैसे ही बादल चारों तरफ गड़गड़ाहट मचाते हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर भी उतना ही जोश, उतनी ही स्फूर्ति और तेजी आ जाती है। जैसे ही बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, आप भी फटाफट खिड़की, दरवाजे और सब कुछ बंद करने की कोशिश करोगे, भाग भाग के करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर भी क्या आ जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। कहता है, कवि कहता है कि हे बादल गरजो, कि हे बादल तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाहट मचाओ। ठीक है। घेर घेर घोर गगन। घेर घेर का मतलब होता है चारों ओर से घेर लो। ठीक है। किसको? आसमान को। बादलों से कह रहा है, हे बादल तुम चारों ओर से आसमान को घेर घेर के, घोर गगन, घोर का मतलब भयानक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल काले घने बादलों से इस गगन को, गगन का मतलब आसमान को क्या कर लो, घेर लो। यानी कि हे बादल तुम अपनी आवाज जो है वो इतनी गड़गड़ाहट करो और आसमान को, पूरे आसमान को अपने भयानक काले बादलों से क्या कर लो, घेर लो। यानी कोई भी कोना आसमान का ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर बादल ना हो। देखो, जहां पर बादल नहीं होंगे वहां पे बारिश नहीं होगी। इसलिए अगर हमें सारे तरफ, सारे समाज में बारिश करनी है या सारे देश में बारिश करनी है, तो आसमान में सारी तरफ बादल होने चाहिए। वरना कई बार आपने देखा होगा, क्या करते हो, एक कोने में पूर्व दिशा में बादल हैं, ठीक है, दक्षिण दिशा में बादल हैं, तो वहीं बरसते हैं, आपके यहाँ नहीं बरसते हैं। तो यानी कि चारों तरफ अगर बादलों की गड़गड़ाहट होगी, तो इसका मतलब है कि सारी धरती पर बारिश होगी। ठीक है। इतनी आगे बात समझ में? आगे, धरा धर ओ का मतलब संबोधित करके क्या है कि ओ बादल, ठीक है, धारा धर, धारा का मतलब होता है बेटा पानी, और धर का मतलब धारण करने वाले। हे पानी धारण करने वाले, और पानी धारण करने वाले को क्या कहेंगे? बादल। कि ओ बादल, हे बादल जो तुम पानी को धारण करने वाले, हे बादल तुम खूब गरजो। ठीक है। और घेर घेर के सारे आसमान को अपने काले घने बादलों से घेर लो। अर्थात कोई भी कोना बादलों का, ना सॉरी, आसमान का बादलों से घिरा हुआ अछूता ना बचे। चारों तरफ क्या मंडरा जाए, भयानक और काले बादल मंडरा जाए। कोई भी हिस्सा आसमान का इस गड़गड़ाहट से नहीं बचे। चारों तरफ आप अपनी गर्जना कर दो, गड़गड़ाहट कर दो। हे बादल तुम इस तरह से पूरे आसमान को किससे घेर लो? बादलों से घेर लो। ठीक है। आगे चलिए। ललित ललित काले घुंघराले। अब कवि कहता है कि जो बादल हैं, मैं उनको जब देखता हूं तो वो कैसे लग रहे हैं मुझे। कहता मुझे बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ललित का मतलब सुंदर, कि बादलों को, काले घने बादलों को जब मैं देखता हूं तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ललित का मतलब होता है छोटे। ठीक है। पहले वाले ललित का मतलब है सुंदर और दूसरे ललित का मतलब है छोटे। ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको कि कौन से का कौन सा मीनिंग है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो बादल हैं वो सुंदर दिख रहे हैं, और छोटे छोटे जो बादल आसमान में छा गए हैं चारों तरफ, वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है। और कैसे हैं वो देखने में? काले, यानी कि बहुत काले, गहरे काले दिखाई दे रहे हैं, और घुंघराले हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे
छोटा बच्चा जब होता है तो उसके बाल घुंघराले होते हैं, उसी तरह से काले बादल भी घुंघराले दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये बादल की सुंदरता का वर्णन है। कि कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई कवि जो है वो बादलों की सुंदरता कैसे वर्णन करता है, तो आपने करना है कि बादल दिखने में सुंदर है, छोटे हैं, काले हैं और घुंघराले हैं, जैसे बच्चे के बाल होते हैं वैसे। ठीक है। बाल कल्पना के से पाले, यानी कि ऐसे पले हुए हैं या ऐसे दिख रहे हैं जैसे बच्चा, बाल का मतलब बच्चा, कहते जिस तरह से बच्चा कल्पना कर लेता है। ठीक है, जैसे बच्चा कल्पना कर लेता है, ओहो सुंदर काले बाल दिख रहे हैं, घुंघराले दिख रहे हैं। आप कई बार इमेज कीजिए, जब आप कभी छोटे थे बादलों को देखते थे तो आप क्या कहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा दिख रहा है, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी दिख रही है। कोई कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ दिख रहा है। यानी कि बच्चे की कल्पना देखिए, कहते बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी हे बादल कैसे हो, छोटे छोटे हो, सुंदर हो, काले हो, घुंघराले हो, जिस तरह से बच्चा कल्पना कर लेता है उसी कल्पना के समान तुम बहुत सुंदर, काले, घुंघराले और सुंदर दिख रहे हो। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। किससे कह रहा है, बादलों से कह रहा है कि हे बादल तुम खूब गरजो, हे धारा को धारण करने वाले बादल तुम खूब गड़गड़ाहट मचाओ, और ऐसी गड़गड़ाहट मचाओ कि सारा आसमान चारों तरफ बादलों से घेर लो। और जब बादल चारों आसमान में घिर जाएंगे तब क्या होगा, वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बादल हैं, काले हैं, घने काले हैं, घुंघराले हैं। उसी तरह से जिस तरह से बच्चा कल्पना कर लेता है उसी तरह से कल्पना में तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, हे बादल तुम बहुत सुंदर हो। और क्या कह रहा है कवि, विद्युत छवि उर में, विद्युत का मतलब बिजली, छवि का मतलब छाया, उर का मतलब हृदय, कि तुम्हारे हृदय में क्या छुपी हुई है, बिजली की छाया छुपी हुई है, बिजली छुपी हुई है तुम्हारे हृदय के अंदर। अब आप सोच रहे होगे मैम कि बादलों में भी हृदय होता है। ठीक है बेटा, बादलों के हृदय का मतलब है यहाँ पर कि बादलों का जो बीच होता है, ठीक है, यानी कि आसमान का जो बीच है या बादलों के बीच में बिजली कड़कती है। बादलों के साइड में तो बिजली नहीं कड़कती है, बादलों के बीच में कड़कती है। तो कवि कहता है कि हे बादल तुम्हारे हृदय में अर्थात तुम्हारे बीच में क्या छुपी हुई है, बिजली की कड़क छुपी हुई है, यानी कि बिजली की तरह कड़कड़ाहट छुपी हुई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर वो बिजली चमक रही है। कवि नव जीवन वाले, कवि कहता है कि हे बादल ऐसा लगता है तुम्हें देख के कि तुम चारों तरफ से क्या है, घने काले घुंघराले बालों की तरह फैले हुए हो, और तुम्हारे अंदर जो बिजली की कड़क छुपी हुई है, ऐसा लगता है कि नव जीवन वाले, कि ऐसा लगता है कि आज तुम कुछ न कुछ आज नया जीवन देने वाले हो। अर्थात ऐसा लगता है कभी कभी बादलों को देखकर कि आज कुछ नया होने वाला है। क्यों, क्योंकि बादल जब बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट करते हैं तो आप क्या अंदाजा लगाते हो, क्या कल्पना करते हो, बताइए, यही करते हो ना कि आज तो भैया ऐसे बादल गड़गड़ा रहे हैं कि शायद बहुत तेज बारिश होगी। तो वो बहुत तेज बारिश होने से क्या होगा, नया बदलाव होगा। तो कवि भी यही कह रहा है कि हे बादल तुम्हारे हृदय में जो है वो विद्युत की छवि छुपी हुई है, अर्थात बिजली जैसी कड़क छुपी हुई है, कठोरता छुपी हुई है, और जरूर तुम कुछ आज नया जीवन देने वाले हो, अर्थात कुछ धरती पर नया करने वाले हो या कुछ नया बदलाव होने वाला है। वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, कि हे बादल तुम्हारे अंदर, वज्र का मतलब होता है कठोरता, भीषणता, यानी तुम्हारे अंदर वो कठोरता है, वो भीषणता भरी हुई है, वो तबाही भरी हुई है जो छुपी हुई है। नूतन कविता, कहते हे बादल तुम एक नई कविता की तरह कुछ नया रचो। ठीक है, नई कविता की, नूतन का मतलब नया, कविता का मतलब रचना, कहते कुछ नई रचना कीजिए, यानी कि हे बादल तुम इस तरह से गरजो, इस तरह से गड़गड़ाहट मचाओ कि ऐसा नया जीवन दे दो कि कुछ नया रचा जाए, अर्थात कुछ नई घटना घटित हो जाए। फिर भर दो हे बादल तुम फिर से इस संसार को नई रचना से भर दो, नए संसार से भर दो, नए जीवन से भर दो, हे बादल तुम खूब गरजो, यानी ऐसे गड़गड़ाहट से बादल तुम खूब गरजो। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, दोबारा रिपीट कराऊंगी। ओके ओके, दोबारा रिपीट कराऊंगी, अब अगला पहरा पढ़िए फिर दोबारा एक बार साथ लेते हैं। ठीक है,
हे बादल तुम खूब गरजो, यानी इस तरह से तुम्हें गरजना है कि जिस तरह से बादल गरज कर नया जीवन देते हैं, उस तरह से कठोरता, यानी बादल में विनम्रता नहीं होती, वो दया नहीं दिखाते, जब बरसते हैं ना तो भीषण तरीके से बरसते हैं, तबाही मचाते हैं। कहते इसी तरह से तुम भी क्या कर दो, बहुत गरज गरज के इस धरती को नया जीवन दे दो, कुछ नया रच दो। हे बादल तुम फिर गरजो, यानी कि खूब जोर जोर से गरजिए। ठीक है, रिमझिम नहीं बरसने के लिए कह रहा, कहता रिमझिम मत बरसिए, टप 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 बारिश मत कीजिए, खूब गड़गड़ाहट से बरसिए ताकि कुछ नया बदलाव हो जाए। देखो टिप 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 बारिश से कुछ फायदा होने वाला नहीं, ना फसल कुछ अच्छी होगी, ना समाज में कुछ अच्छा होगा। इसलिए वो बादलों से क्या करे, तुम खूब गर्जना करो, खूब अच्छी तरह से क्या कर दीजिए, बादल गरजिए। नमीश बेटा, सिर्फ आपकी आवाज की दिक्कत आ रही है, बाकी सब क्लियर चल रहा है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बेटा प्लीज लेफ्ट ही हो जाओ, और क्या करें। ठीक है, या फिर देखो कहीं कनेक्शन हो पा रहा है क्या नेट का आपका। चलिए आगे चलते हैं बेटा सेकंड पहरे पर, इसी का सेकंड पहरे पर चलिएगा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का मतलब होता है बेटा बेचैन, विकल का मतलब होता है व्याकुल, इन दोनों में से किसी का कोई भी अर्थ लिख सकते हो आप। ठीक है, विकल का मतलब बेचैन, विकल का मतलब व्याकुल, बेचैन व्याकुल। ठीक है, किसी का भी कोई भी अर्थ लिख सकते हो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक विकल का मतलब बेचैन, एक विकल का मतलब व्याकुल। ठीक है, बेचैन थे, व्याकुल थे। ठीक है, बेचैन थे और व्याकुल थे। उन्मन, उन्मन का मतलब उनके मन, किनके मन, लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, उनके मन बेचैन थे, व्याकुल थे, उन्मन थे। उन्मन का मतलब होता है अनमना सा मन, यानी उन लोगों का मन अनमना सा हो रहा था। अनमना का मतलब होता है बेटा जिसका मन कहीं पर भी ना लगे, ऐसे उदास सा बना रहे चेहरे में, मतलब यूं लगा हाय गर्मी, कहीं चैन ना पड़े, ऐसी चीज को कहते हैं उन्मन। ठीक है, और एक उन्मन का मतलब है अनमना सा मन, और एक उन्मन का मतलब है उनका मन। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोबारा। विकल का मतलब बेचैन, विकल का मतलब व्याकुल। ठीक है, बेचैन थे, व्याकुल थे, उन्मन, उनके मन, थे का मतलब थे, उनके मन बेचैन थे, व्याकुल थे, और क्या हो रहा था, अनमने से थे। अनमने से मतलब कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, लोगों का मन बड़ा बेचैन था, व्याकुल था, अनमना सा हो रहा था। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है, उमस जब होती है, तो आप भी हाय तौबा करते रहते हो, हाय गर्मी, कहीं चैन नहीं पड़ा, मैडम बहुत गर्मी है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी से लोग बेचैन थे, व्याकुल थे, कहीं पर भी उनका मन नहीं लग रहा था, सबका मन अनमना सा हो रहा था। ठीक है, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के का मतलब संसार की। ठीक है, संसार के, पीछे देखिएगा दोबारा, सकल जन, सकल का मतलब सभी, जन का मतलब व्यक्ति, विश्व के सभी व्यक्ति। लाइन आ गई समझ में, विश्व मतलब संसार, के का मतलब के, संसार के, सकल मतलब इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, सकल का मतलब सभी। ठीक है, सकल का मतलब सभी, जन का मतलब मनुष्य, सभी जन, विश्व के, यानी विश्व के सभी व्यक्ति या सभी मनुष्य, निदाग के, यानी क्या है, तपती हुई गर्मी के कारण। ठीक है, पीछे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आपका, निदाग, निदाग का मतलब होता है भीषण गर्मी। ठीक है, भयंकर गर्मी। क्या हो रहा था कि भीषण गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग, दूसरी लाइन से देखो, विश्व में सभी लोग भीषण गर्मी के कारण क्या हो रहे थे, अब आ जाओ पहली लाइन पर, बेचैन थे, व्याकुल थे, और सबका मन अनमना सा हो रहा था, यानी गर्मी के कारण कहीं पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, आ गई लाइन समझ में, एक बार फिर से देख लो। विश्व के सभी लोग तपती हुई गर्मी के कारण बेचैन थे, व्याकुल थे, उनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था ऐसी भीषण गर्मी में। ठीक है, क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जब चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, गर्मी से परेशान लोग थे, बेचैन थे, अनमने थे, हर कोई परेशान था गर्मी से, ऐसे में क्या हो गया, आए अज्ञात दिशा से, आ गए किसी
दिशा से, अज्ञात का मतलब ऐसी दिशा जिसका पता नहीं है, ऐसी दिशा से अनंत के घन, घन का मतलब बादल, अनंत का मतलब आसमान, आसमान के बादल न जाने कहां से आ गए। इतनी भीषण गर्मी, जब बहुत भयंकर गर्मी होती है और बादलों का कहीं नामो निशान नहीं होता, हर लोग परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है, तपती हुई गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में न जाने कहां से एक उम्मीद बनकर क्या आ जाते हैं, बादल आसमान में आ जाते हैं, उम्मीद की किरण जाग जाती है और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इसलिए कवि कहता है कि हे बादल, तुम न जाने अज्ञात दिशा से कहां से आ जाते हो और ऐसी तपती हुई गर्मी के कारण, तप्त धरा यानी जो धरती गर्मी के कारण तपन हो रही है, उसमें भीषण बुरी तरह से जल रही है, जल से शीतल कर दो, ऐसी धरती को तुम जल से फिर शीतल कर दो, फिर शांति कर दो, उसमें फिर से बारिश करके उसमें क्या है, शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो, इस तरह से गड़गड़ाहट मचाओ कि जो धरती तप रही है भीषण गर्मी के कारण, यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं मतलब चैन नहीं है उनको, ऐसे में हे बादल तुम क्या आ जाओ, कहीं अज्ञात दिशा से चल के आ जाओ और चारों तरफ बादलों से उसे क्या कर लो, आसमान को घेर लो और खूब गड़गड़ाहट कीजिए, ताकि क्या है, गड़गड़ाहट से ऐसा लगे कि हाँ खूब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो तपती हुई धरती में क्या हो जाएगी, शीतलता आ जाएगी, ठीक है, उसमें राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा और धरती में फिर से नयापन आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार ये तो हो गया बेटा सीधा सीधा अर्थ, ठीक है, सीधा सीधा अर्थ पहले वाले का। अब मैं पहले वाला दोबारा पढ़ा रही हूँ और दूसरे वाला जो पहरा है उसका एक मीनिंग तो होता है ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक इसका दूसरा भी है, ठीक है, दूसरे भाव से भी वो बता रहा है, मैं साथ साथ पढ़ाऊंगी, तो पहले पहला पढ़ लीजिए दोबारा ताकि आपको समझ में फिर से आ जाए। चलिए, कवि कहता है कि हे बादल तुम खूब गरजो, ठीक है, और किन बादलों को कह रहे हैं, हे धारा को धारण करने वाले, हे पानी को धारण करने वाले, हे बादल तो खूब गरजो, और इस तरह से गरजो कि सारे आसमान को अपनी भयानकता से, घोर का मतलब काले घने भयंकर बादलों से क्या कर लो, घेर लो। हे बादल तुम इस तरह से घेर कर बादलों को ऐसे, आसमान को घेर कर, हे बादल तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे सुंदर हैं आप, ठीक है, और क्या है, ललित का मतलब छोटे हैं, सुंदर हो, छोटे हो, काले हो, घुंघराले हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो तुम। कैसे दिख रहे हो, जैसे बच्चा कल्पना कर लेता है, बच्चे की कल्पना के समान बहुत सुंदर हो तुम, ठीक है, बच्चे की कल्पना के समान जब हम पढ़ते हैं तो वहां उपमा अलंकार आता है, ठीक है, तो के समान में यानी के से, कल्पना के से योजक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से दीजिए, देखिए जिन्होंने अलंकार पढ़े हैं, तो कहते तुम बच्चे की कल्पना के समान पाले हुए दिखते हो, बनाए हुए दिखते हो, जैसे बच्चा कल्पना से बादल बना देता है ना, आपने ड्राइंग की होगी तब, तो ऐसे ही तुम भी काले घने घुंघराले चारों तरफ से दिखाई दे रहे हो। हे बादल, तुम्हारे अंदर विद्युत जैसी कड़क छुपी हुई है, जैसे बिजली में कड़कड़ाहट छुपी होती है, वैसे ही हे बादल तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे बीच में बिजली की क्या छुपी हुई है, कड़क छुपी हुई है, कठोरता छुपी हुई है, इतनी भीषणता छुपी हुई है। कवि कहता है नव जीवन वाले हे बादल तुम क्या दे सकते हो, समाज को नया जीवन दे सकते हो, समाज में नया बदलाव दे सकते हो। वज्र छुपा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कठोरता है, क्योंकि कठोर से बोलेंगे तभी बदलाव होता है, विनम्रता से कभी बदलाव नहीं होता। मैं प्यार से कहूं बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे, जब मैं टाइट कठोर शब्दों में बोलूंगी ना तब आप काम करके लाएंगे। तो कहते कठोरता होनी चाहिए, बदलाव जब लाना है, नया जीवन जब लाना है, नया बदलाव जब लाना है तो हमें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तो कहते हैं हे बादल तुम भी, तुम्हारे अंदर भी क्या है, वो कठोरता छुपी हुई है, कौन सी, जो नया जीवन देगी। नूतन कविता यानी फिर से कोई नई रचना रचिए, फिर से कोई नई चीज कीजिए। हे बादल तुम फिर भर दो, यानी फिर से संसार में कुछ नया जोश भर दो, नई उमंग भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, हे बादल तुम्हें खूब गरजना है, ताकि क्या हो जाए, संसार में बदलाव आ जाए, ठीक है, धरती बदल जाए। ठीक है, ये तो था इसका सिंपल अर्थ, इसका प्रतीक अर्थ नहीं है, इसका दूसरा अर्थ नहीं है। दूसरे पैरे को देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल का मतलब बेचैन, विकल का मतलब व्याकुल, उन्मन का मतलब उनके मन, उन्मन का मतलब होता है अनमने से, ठीक है, किन के अनमने से मन हो रहे थे, कौन बेचैन था, कौन व्याकुल था, किन का मन नहीं लग रहा था,
संसार के सभी जनों का, सकल का मतलब सभी, जन का मतलब मनुष्यों का, सभी मनुष्यों का मन कहीं पर भी स्थिर नहीं था। बेचैन थे सभी, व्याकुल थे सभी, व्याकुल थे, सबका मन उन्मनासा हो रहा था। क्यों हो रहा था? निदाद के कारण, यानी कि भयंकर गर्मी के कारण किसी को भी राहत और सुकून नहीं मिल रहा था। और ऐसे में अचानक से आए अज्ञात दिशा से, न जाने किसी अनजान दिशा से बादल आसमान में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे में जब कोई उम्मीद नहीं होती, हाहाकार मचा होता है चारों तरफ, तो ऐसे में कोई उम्मीद की किरण लेकर आता है। आपके समाज में भी ऐसा ही है। आप सोच रहे हैं हाय ये महामारी चली क्यों नहीं जाए, ठीक है, तो आ गई ना वैक्सीन, ठीक है, यानी कोई ना कोई उम्मीद लेकर आता है, कोई ना कोई एक राहत की सांस लेकर आता है। तो कहते हैं ऐसे ही अज्ञात दिशा से क्या आ गए? बादल आ गए। और तब बादलों के आने से क्या होगा? तो कवि कह रहा है कि हे बादल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, तुम इतना बरसो कि तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो, इस तरह से गरजिए कि धरती की शांति, मतलब क्या है, धरती तप्त धरा जो धरती है वो बिल्कुल शीतल हो जाए, उसे राहत मिल जाए। ठीक है, वो तपती हुई जलन जो है उसकी शांत हो जाए। ठीक है, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए। दूसरा अर्थ क्या कहता है कवि? कि यहाँ पर बेटा जो विकल वाले में है दूसरा अर्थ, पहले वाले में नहीं है, विकल वाले में दूसरा अर्थ है। कवि ये कहता है कि ये तो हो गई बादलों की बात, धरती की बात, कि बादल धरती को राहत देंगे। अब कवि ये कहता है समाज में भी तो ऐसा ही हो रहा है कि हमारा समाज अत्याचार के कारण, शोषण के कारण, महामारी के कारण, गरीबी के कारण इतना दुखी है कि संसार के सारे लोग इस चीज से दुखी हैं। हर कोई दुखी है, बेचैन है, व्याकुल है, सब मन उदास पड़े हैं सबके। सब यही सोच रहे हैं हाय ये कोरोना चला जाए, ठीक है, कोई आ जाए जो इससे राहत दे दे। सब दुखी हैं। और ऐसे में एक अज्ञात दिशा से कोई क्रांति आ जाए, ठीक है, यानी कोई बदलाव आ जाए, कोई नई उम्मीद जाग जाए आपके मन में, और वो क्या कर देगी फिर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके दुखों को हर ले, ठीक है, आपके अंदर क्रांति की भावना भर दे, बदलाव कर दे। तो कहते ऐसे लोग के आने से क्या होगा? तप्त धरा, अब यहाँ पे तप्त धरा का मतलब धरती नहीं है, तपता हुआ समाज है। तप्त का मतलब दुखी समाज। अब यहाँ धरती का मतलब नहीं निकाल रही हूं मैं, मैंने इसलिए बताया था इसका दूसरा अर्थ है ये। यानी कि सारा संसार दुखों के कारण तप रहा है, जल रहा है, दुखी हो रहा है। तो ऐसे में क्या करे? कोई एक उम्मीद आ जाए, एक क्रांति आ जाए, एक नया बदलाव आ जाएगा। तो तपती हुई धरती अर्थात जो समाज दुखी है, जो पीड़ित है, जल से फिर शीतल कर दो। यानी जल का मतलब है कोई एक उम्मीद की किरण, कोई राहत की सांस आ जाए, कोई बदलाव आ जाए। तो क्या हो जाए? ये जो संसार है ये दुखों से क्या हो जाएगा? सुख में बदल जाएगा। ठीक है, शीतल का मतलब, जल का मतलब सुख, और तप्त का मतलब दुख। ठीक है, तो सारा संसार, जो ये सारी धरती है, ये जो सारा संसार है, ये दुखों के कारण परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है। ठीक है, और सारे संसार की यही हालत है, अत्याचार शोषण के कारण दुखी हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा उनकी। तो ऐसे में कोई क्रांति आ जाए, और क्रांति आने से क्या होगा कि संसार के दुख दूर हो जाएंगे, और सारे दुख दूर हो जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? सारा संसार सुख में बदल जाएगा, अर्थात सभी तरफ शांति और क्या है, सुख की लहर दौड़ जाएगी, सारे समाज में शांति हो जाएगी। ठीक है, शांति की लहर दौड़ जाएगी, सुख की लहर दौड़ जाएगी, हर किसी को राहत मिल जाएगी। हे बादल, जिस तरह से बादल बदलाव करते हैं, उसी तरह से समाज में भी ऐसे युवाओं को समाज में क्रांति लाने के लिए प्रेरित करता है कवि, और कहता है हमें समाज में इन दुखों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए। हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें तो कुछ दुख नहीं हो रहा। ठीक है, तो कवि ये कहता है कि इसी तरह से, जिस तरह से बादल बरसकर धरती के दुख को दूर करता है, उसी तरह से मनुष्य को भी जब समाज में लोग दुखी हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, तो कोई व्यक्ति क्रांतिकारी के रूप में आए और इस समाज को, दुखों को दूर करके क्या कर दे? यहाँ शांति फैला दे, यहाँ सुख दे दे, ताकि जनता को राहत मिल जाए। और ये कब होगी? जब आप आवाज उठाएंगे। ठीक है, जे ऐसे नहीं है बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्या करनी है? आवाज उठानी है। जिस तरह से बादल गड़गड़ाहट करते हैं ना, यानी ऐसे रिमझिम रिमझिम टप टप नहीं बरसते, यानी थोड़ा थोड़ा मन ही मन में बुदबुदाइए मत।
ठीक है। तो वो कहते हैं जोर जोर से बोलिए, यानी समाज में आवाज जो है वो क्रांति के रूप में उठनी चाहिए। सब मिलकर आवाज लगाइए, और जब सब मिलकर आप आवाज लगाओगे, जब चारों तरफ से आवाज उठेगी, जैसे बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं, जब चारों तरफ से आवाज उठेगी तो समाज में जरूर कोई बदलाव होगा। एक व्यक्ति बोलने से आवाज मतलब नहीं उठेगी उसकी, कोई नहीं सुनेगा उसकी। सब बोलिए, सब जोर से गड़गड़ाइए, सब क्रांति की आवाज उठाइए। और समाज में ऐसा है नहीं कि जब सारे एक साथ बोलोगे तो जरूर कुछ बदलाव होगा, अर्थात समाज में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवाज का उठाना, क्रांति का होना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह से दुख आपको झेलने पड़ेंगे। तो समाज में यदि दुखों से दूर करना है उसको, तो हमें क्रांति लानी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज में क्या हो सके, सुख और शांति प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब बोलिए, किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी बच्चे को? हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और बेटा, हाँ जी सुनिएगा, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। एक तो बेटा आज मैंने पीडीएफ जो भेजी है आपकी, वो बेटा वाच्य की भेजी है, ठीक है। तो वाच्य को अभी आप लिख लीजिए, और जिस दिन मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी सारे ग्रामर के टॉपिक एक साथ ले लूंगी, ठीक है। लिखने का काम आप ग्रामर का कर लो, जिस दिन समझाऊंगी उस दिन फिर आपको एक्सरसाइज फिलअप करनी है ग्रामर की। तो वो जो आज काम गया है वो आपको ग्रामर पार्ट में उतारना है, जहां वाक्य उतारे थे ना वहां पर ही वाच्य उतारने हैं, ठीक है। तो आज एक पीडीएफ गई है, और वाच्य जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, यानी इसके पार्ट आएंगे, आज पहला आया है, कल दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगी, 2-3 दिन में पीडीएफ जाएगी। तो खुल रही थी, आपने पीडीएफ देखी थी, खुल रही थी? हाँ ठीक है, तो आप उसे लिख लीजिए, हाँ ओके ओके, उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का काम पेंडिंग में रह रहा है, तो अपने दोस्तों से अपनी पीडीएफ शेयर कर लो, ठीक है, या व्हाट्सएप से अपने फोटो खींच के शेयर करके उसे लिख लीजिएगा। लिखने का काम अधूरा नहीं हो किसी का भी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, किसी को डाउट रह गया हो, जो कनेक्शन से नहीं जुड़ रहे थे उन सभी के लिए। ओके 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 बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। फटाफट लेफ्ट हो जाओ, इंग्लिश का टाइम हो गया, बच्चे मैसेज छोड़ रहे हैं, फटाफट लेफ्ट हो जाओ बेटा। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड। ओके ओके, चलिए चलिए। हाँ जी, कुछ पूछना है?